बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आइए मौसम की और आज हम डिस्कस करें एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स पहला चैप्टर फंक्शन एंड लिमिट के बारे में। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमने 4 टॉपिक को डिस्कस करना है। नंबर 1 हमने फंक्शन को डिस्कस करना है, नंबर 2 हमने लिमिट के बारे में डिस्कस करना है, नंबर 3 हमने फंक्शन और लिमिट के रिलेशन यानी कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है, नंबर 4 हमने फंक्शन के ग्राफ के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो फंक्शन है। हम सबसे पहले फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का कंसेप्ट किसने दिया था, फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन की डोमेन और रेंज से क्या मुराद है और फंक्शन का नोटेशन क्या होता है। आखिर पे हम देखेंगे कि फंक्शन की टाइप्स कितनी हैं और वो कौन कौन सी। तो सबसे पहले हम फंक्शन का कंसेप्ट देख लेते हैं कि फंक्शन को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो फंक्शन का कंसेप्ट सबसे पहले जर्मन मैथमेटिशियन लीबनाइज़ ने दिया था। द टर्म फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन लीबनाइज़ टू डिस्क्राइब, किस लिए उसने फंक्शन को यूज़ किया था, टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन एन अदर। उसने बेसिकली ये टर्म क्यों इस्तेमाल की थी, बेसिकली वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान में रिलेशन को डिस्कस कर रहा था। तो लीबनाइज़ के मुताबिक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान में जो रिलेशन होता है उसको फंक्शन बोलते हैं। देखिए मैं एग्जांपल से क्लियर करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ 4। अब यहाँ पे देखें ये जो y है ये x पर डिपेंड करता है, x इंडिपेंडेंट है। मतलब ये कि x ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 लिखूँ, 2, 3, 4, 1/2, -1, 1/2, 2.5, 2√x जो मर्ज़ी ले लूँ, लेकिन y अपनी मर्ज़ी से नहीं लिख सकता। हमारा y डिपेंड करता है x पे, x आएगा तो y आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे लिखता हूँ 1 तो मेरे पास y कितना आ जाएगा, 1 प्लस 4 यानी 5 आ जाएगा। मैं यहाँ पे x की जगह पे फॉर एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ -1 तो y कितनी आएगा, -1 प्लस 4 यानी 3 आएगा। कहने का मतलब ये कि x तो मैं मर्ज़ी से ले रहा हूँ लेकिन y मैं अपनी मर्ज़ी का नहीं ले रहा, y डिपेंड कर रहा है x पे। जब x चेंज होता है तो y भी साथ साथ चेंज हो जाता है। तो लीबनाइज़ ने कहा था कि ये जो हमारे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इनके दरमियान में जो रिलेशन है इट इज़ नोन एज फंक्शन। सेकंड कंसेप्ट उसने यहाँ पे दिया था कि फंक्शन बेसिकली इज़ अ रूल। फंक्शन एक रूल है, एक कोरेस्पॉन्डेंस है, एक रिलेशन है, मुताबिकत है दो सेट के दरमियान में। इन सच आ वे, फंक्शन क्या है, एक रूल है दो सेट के दरमियान में। किस तरह का रूल है, इन सच आ वे ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट, इस तरह का रूल है कि पहले सेट का हर एलिमेंट कोरस्पॉन्ड्स मुताबिकत रखता है, मिलता है टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकेंड सेट। लीबनाइज़ ने कहा था कि बेसिकली हमारे पास फंक्शन एक ऐसा रूल है जिसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है पहले सेट का हर एलिमेंट कोरस्पॉन्ड होता है, यानी पहले सेट का हर एलिमेंट रिलेशन बनाता है, पहली बात हो गई। दूसरी बात किसके साथ, सेकंड सेट के वन एंड ओनली वन एलिमेंट के साथ। दो बातें हो गई। पहली बात पहले सेट का हर एलिमेंट असाइन होगा, कोरस्पॉन्ड्स होगा, मिला हुआ होगा, पहले सेट का कोई एलिमेंट खाली नहीं होगा। दूसरी बात पहले सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट के सिंगल एलिमेंट के साथ कोरस्पॉन्ड्स होगा, यानी सिंगल एलिमेंट से मिला हुआ होगा। हम इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ, किसी सिंपल सा फंक्शन डिफाइन करते हैं जिस पे हम इस रिलेशन को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो सेट हैं, एक का नाम मैं x रखता हूँ, दूसरे का नाम मैं y रखता हूँ। x की वैल्यू है 1, 2, 3, y की वैल्यू है 4, 5, 6
अब इन दो के दरमियान में हम एक रिलेशन बनाते हैं, वो रिलेशन, वो रूल फंक्शन कहलाएगा अगर दो बातें पूरी करे। पहली बात, पहले सेट के हर एलिमेंट को असाइन करना है, मिलाना है, जोड़ना है। किसके साथ? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 है तो 1 को मैं किसी एक से कोरस्पॉन्ड करूँगा, मेरी मर्ज़ी 4 के साथ, आपकी मर्ज़ी 5 के साथ, आपकी मर्ज़ी 6 के साथ। ये नहीं है कि किसके साथ, आपकी मर्ज़ी, इसका रिलेशन किसके साथ बांध दें। तो 1 को मैं 5 से फॉर एग्जाम्पल मिला देता हूँ। सिमिलरली मुझे 2 को भी मिलाना होगा, किसके साथ? सेकंड सेट के यूनिक एलिमेंट के साथ। मुझे 3 को भी मिलाना होगा, किसके साथ? जिसके साथ मर्ज़ी मिला दें। मुझे 5 अच्छा लगा तो मैंने सबको 5 के साथ मिला दिया। ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे 2, 3, 4 को किसी और के साथ भी मिला सकते थे। फॉर एग्जांपल मैं दूसरा सेट ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 को पकड़ें, 7 से मिला दें, 2 को पकड़ें, 4 के साथ मिला दें, 3 को पकड़ें, 5 के साथ मिला दें। जैसे आपकी मर्ज़ी, जिसके साथ मिला दें, कोई हर्ज नहीं है। हाँ, 2 बातों का ख्याल रहे। पहली बात, पहले ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट, पहली बात पहले सेट का हर एलिमेंट मिलाएं। तो देखिए मैंने इसमें भी पहले सेट में जितने एलिमेंट थे वो मिला दिए, 1 को भी मिलाया, 2 को भी मिलाया, 3 को भी मिलाया। दूसरे के सारे नहीं मिलाए, उसने भी नहीं कहा, उसने कहा पहले सेट का हर एलिमेंट मिलाए। इधर भी 1 को मैंने मिलाया, 2 3 सब को मैंने मिला दिया। अगर इसमें एक नंबर है फॉर एग्जांपल 7, अब इसको मैं छोड़ दूं, ये फंक्शन नहीं होगा। पहले सेट का हर एलिमेंट कोरस्पॉन्ड होना चाहिए, पहले सेट के हर एलिमेंट को मिला हुआ होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन पूरी करते हैं, वो कहता है कि पहले सेट का हर एलिमेंट कोरस्पॉन्ड्स टू 1 एंड ओनली 1 एलिमेंट। भी पहले सेट का हर एलिमेंट आपने मिलाया तो दूसरे सेट के यूनिक एलिमेंट से मिलाएं, दूसरे सेट के 2 एलिमेंट से ना मिलाएं। देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, 1 सिर्फ 5 के साथ मिला हुआ है, यानी यूनिक, यानी सिंगल एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। 2 सिर्फ 5 के साथ है, यानी सिंगल एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। 3 सिर्फ 5 के साथ है, यानी सिंगल एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। अब देखिए दोनों कंडीशन पहले सेट पे लगा रहे हैं। पहली कंडीशन पहले सेट के हर एलिमेंट को मिलाना होगा, दूसरी कंडीशन भी पहले सेट पे है कि पहले सेट के हर एलिमेंट को दूसरे सेट के यूनिक से मिलाना होगा। दूसरे के लिए शर्त नहीं है, 5 3 के साथ मिल रहा है। आखिरी बात देखिएगा, पहली कंडीशन क्या है? पहले सेट के हर एलिमेंट को कोरस्पॉन्ड करें, मिला दिया। दूसरी कंडीशन है यूनिक के साथ। देखिए 1 सिर्फ 5 के साथ है, अगर मैं 1 को फिर किसी से मिला दूं ये फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि 1 यूनिकली कोरस्पॉन्डिंग नहीं है। 1 यूनिक नहीं बल्कि 4 और 5 2 के साथ मिला हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये लिबनाइज की कंसेप्चुअल जो डेफिनेशन थी वो आपको समझ आ गई होगी। ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई आप फाइनल बोर्ड में लिख सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो हम इसके बाद डिफाइन करते हैं। कंसेप्ट उसका भी यही है। तो पहले हमने सीखा कि फंक्शन क्या है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान में रिलेशन फंक्शन कहलाता है। दूसरे नंबर पे हमने सीखा फंक्शन एक ऐसा रूल है जो फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट को कोरस्पॉन्ड करता है सेकंड सेट के यूनिक एलिमेंट के साथ। तीसरे नंबर पे भी हमारे पास यही डेफिनेशन है कि फंक्शन लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहले तो फंक्शन किसी सेट के ऊपर डिफाइन किया जाता है, जिस तरह मैंने आपके सामने यहाँ पे एक्स और वाई सबसे पहले 2 सेट लिए थे, फिर उनके ऊपर मैंने जाकर फंक्शन डिफाइन किया था। तो सबसे पहली बात यह है कि आप 2 नॉन एम्प्टी सेट लेंगे, एक का नाम एक्स रख लेते हैं और दूसरे का नाम वाई रख लेते हैं। तो नॉन एम्प्टी इसको भी वैल्यूज़ दे दें और इसको भी वैल्यूज़ दे दें, जितनी मर्ज़ी आप वैल्यूज़ दे सकते हैं। ये फर्स्ट सेट, ये सेकंड सेट। अब इनके दरमियान में रिलेशन बनाना है।
लेट x एंड y बी टू नॉन एम्प्टी सेट देन अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y डिनोटेड बाय f फ्रॉम x टू y। फंक्शन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो फंक्शन क्या है, यहाँ से डेफिनेशन शुरू हो रही है। इज अ रूल, वही बात है, इज अ रूल आर कोरस्पॉन्डेंस दैट असाइन, वहाँ पे हमने कोरस्पॉन्ड कहा, यहाँ पे असाइन बोल रहा हूँ, बात वही है। दैट असाइन, फंक्शन एक ऐसा रूल है जो कि असाइन करता है, देता है क्या, टू ईच एलिमेंट x इन x, पहले सेट के हर एलिमेंट को असाइन करता है यानी देता है, पहले सेट के हर एलिमेंट को, ये जुमला याद रखें। ईच इन x अ यूनिक एलिमेंट y इन y, फंक्शन ऐसा रूल है जो पहले सेट के हर एलिमेंट को y का एक यूनिक एलिमेंट देता है। फिर वही दो बातें हैं। पहली बात दैट असाइंस ईच एलिमेंट, ईच का मतलब पहले सेट का हर एलिमेंट, पहले सेट के हर एलिमेंट को असाइन करना है यानी देना है। दूसरी बात क्या लिखी हुई है, यूनिक एलिमेंट y इन y, दूसरी बात लिखी हुई है कि पहले सेट के हर एलिमेंट को आपने दूसरे में से सिर्फ यूनिक एलिमेंट देना है। देखें मैं यहाँ पे 1 को मिला देता हूँ 4 के साथ, तो मैंने 1 को, पहले सेट के एलिमेंट 1 को यूनिक एलिमेंट दे दिया 4। 2 को भी मैं मिला देता हूँ 4 के साथ। अब मैंने क्या किया, 2 को यूनिक एलिमेंट दिया 4, 4 को मैंने 2 एलिमेंट दिए 1 और 2, 1 2, लेकिन 1 को सिंगल एलिमेंट 4 दिया, फिर मैंने 1 को कोई और नहीं दिया। अगर मैं 1 को फिर 5 दे दूं मेरा फंक्शन नहीं रहेगा। 2 को मैंने सिर्फ 4 दिया, अगर मैं 2 को फिर किसी से मिला दूं या 2 को फिर मैं कोई और नंबर दे दूं ये फंक्शन नहीं रहेगा। 3 को आप किसी और से मिला दें, इसी से भी मिला दें तो भी फंक्शन रहेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 को 4 के साथ, फिर 1 को अगर मैं 5 के साथ मिला दूं तो मैंने क्या किया, पहले सेट के एक नंबर 1 को दूसरे सेट के 2 एलिमेंट दे दिए, लिहाजा ये मेरा फंक्शन नहीं रहेगा। या मैं यूँ करूँ कि पहले 1 को 4 के साथ मिला दूँ, 2 को 5 के साथ मिला दूँ, अब 3 को मैं छोड़ दूँ, तो मेरी पहली कंडीशन फेल हो जाएगी कि पहले सेट के हर एलिमेंट को असाइन करना है, मैंने 3 को असाइन नहीं किया, लिहाजा ये मेरे पास फंक्शन नहीं होगा। स्टूडेंट अक्सर सवाल करते हैं कि हमने पार्ट 1 में तो डेफिनेशन कुछ और अंदाज से पढ़ी थी, तो क्या वो वाली डेफिनेशन भी हम सेकंड में लिख सकते हैं? तो भाई ये वही डेफिनेशन है जो आपने पार्ट 1 में पढ़ी थी। देखिए पार्ट 1 में आपने क्या पढ़ी थी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपने ये जो फंक्शन बनाया है इनके ऑर्डर पेयर बनाए, तो ऑर्डर पेयर क्या बनाएंगे, 1 को आपने 4 के साथ मिलाया, उसके बाद 2 को भी 4 के साथ मिलाया, 3 को आपने 6 के साथ मिलाया। आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, पार्ट 1 के अंदर जो हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी उसमें हमने कहा था कि फंक्शन में 2 बातें होती हैं। कौन सी? फंक्शन में पहली बात होती है कि डोमेन पहले सेट के इक्वल होती है। अब यहाँ पे देखिए डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ f, ये f नाम दे दें, तो इसमें डोमेन क्या है 1, पहले एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं, तो इसकी डोमेन है 1 2 3। तो क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि पहले सेट x के इक्वल है। तो पार्ट 1 की जो मैथमेटिक्स फंक्शन की तारीफ थी, पहली कंडीशन पूरी। पार्ट 1 में क्या था, फंक्शन में 2 बातें होती हैं। पहली बात डोमेन पहले सेट के इक्वल होती है, तो आप यहाँ पे देख लें डोमेन फर्स्ट सेट के इक्वल है। दूसरी कंडीशन होती थी कि डोमेन में रेपिटिशन ना हो। अब यहाँ पे देखें जो मैंने डोमेन बनाई 1 2 3, इसमें कोई भी रेपिटिशन नहीं है, तो बातें वही दोनों पूरी हैं। हम यहाँ पे क्या कहते हैं, उधर हमने कहा था पहली कंडीशन है डोमेन पहले सेट के इक्वल हो, इसकी बजाय यहाँ पे हम बोलते हैं कि पहले सेट का हर एलिमेंट असाइन करें। अब भाई क्लियर सी बात है, अगर मैं पहले सेट के हर एलिमेंट को असाइन करूँगा, नंबर दूंगा, तो डोमेन तो पहले सेट के इक्वल आ ही जाएगी। देखिए अगर मैं यहाँ पे 3 को छोड़ दूँ, कोई नंबर ना दूँ, तो फिर मेरे पास ये 3 रह जाएगा, यानी मैंने 3 को कोई भी नंबर असाइन नहीं किया, यानी डोमेन पहले सेट के इक्वल नहीं होगी। तो पहली अब डोमेन क्या होगी 1 और 2, ये 3 डोमेन में नहीं आएगा। पार्ट 1 में आप बोलते हैं
फंक्शन की दो बातें हैं। पहली बात, डोमेन पहले सेट के इक्वल हो। इस जुमले को इधर हम कहते हैं कि पहले सेट के हर एलिमेंट को असाइन करें, तो ये वही बात है कि डोमेन पहले सेट के इक्वल हो। उधर हम दूसरी बात बोलते हैं कि सेकंड फर्स्ट एलिमेंट में रेपिटेशन ना हो। इधर हम कहते हैं भी फर्स्ट एलिमेंट के हर फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट को दूसरे का यूनिक एलिमेंट दें। अब जब दूसरे का हम यूनिक एलिमेंट देंगे तो क्लियर है रेपिटेशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे 1 को जिस तरह 4 दिया, या 2 को या 3 को मैंने 6 दिया, अगर मैं 3 को 5 से मिला दूं यानी यूनिक एलिमेंट ना दूं तो आपके पास 3, 5 और 3, 6 आएगा। तो क्लियर आपके पास 3, 5 जब आएगा तो डोमेन में रेपिटेशन आ जाएगा। बस वही डेफिनेशन जो हमने पार्ट 1 में पढ़ी थी, डोमेन पहले सेट के इक्वल हो, डोमेन में रेपिटेशन ना हो, वही तारीफ अल्फाज चेंज करके कह रहे हैं पहले सेट के हर एलिमेंट को असाइन करें क्या, एक यूनिक नंबर। वही बात हम रिपीट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो फंक्शन एक ऐसा रूल है, ऐसा कोरेस्पॉन्डेंस है जो दो काम करता है। पहला काम ये करता है कि पहले सेट के हर एलिमेंट को असाइन करता है, मिलाता है, जोड़ता है, नंबर देता है। दूसरी बात, दूसरे सेट का सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट देता है। फंक्शन इज अ रूल और कोरेस्पॉन्डेंस दैट असाइन टू ईच एलिमेंट इन एक्स। इसको यूं भी कह सकते हैं x बिलोंग्स टू x, यानी पहले सेट के हर एलिमेंट को। अ यूनिक एलिमेंट y एंड y, यानी दूसरे सेट का यूनिक एलिमेंट। बात करते हैं डोमेन एंड रेंज की। हमने पार्ट 1 के अंदर कहा था कि डोमेन क्या होती है, पहले सेट डोमेन कहलाते हैं और दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट डोमेन और दूसरे रेंज कहलाते हैं। इधर हम डोमेन को क्या कहते हैं, अगर f(x to y) एक फंक्शन होगा तो सेट x को डोमेन कहते हैं। भाई डोमेन क्या होती है, बेसिकली फंक्शन की डोमेन क्या होती है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। 1 2 3 4 5 6, अब 1 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ, 3 को भी 5 के साथ। अब पार्ट 1 के अंदर आप कहते हैं कि ये जो पहले एलिमेंट हैं कौन कौन से, ये फर्स्ट 1 2 3 ये हमारी डोमेन कहलाते हैं। तो इधर हम क्या कहते हैं, ये जो पहला सेट है ये डोमेन सेट कहलाता है। देखिए भाई, डोमेन और पहला सेट चूँकि बराबर होते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि पहला सेट डोमेन सेट कहलाता है। अब पहला सेट क्या है, 1 2 3, डोमेन भी क्या है, 1 2 3। अगर ये डोमेन 1 2 3 ना हो तो फिर तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा, क्योंकि पहले सेट के हर एलिमेंट को असाइन करना ज़रूरी है। लिहाजा ये जो पहला सेट है इसको डोमेन सेट कहा जाता है। रेंज क्या होता है, द सेट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन द सेकेंड सेट, यानी सेकेंड में से वो एलिमेंट जो कोरस्पॉन्डिंग हैं, यानी वो एलिमेंट जो आपने असाइन किए हुए हैं, जिनको आपने मिलाया हुआ है, वो रेंज कहलाएंगे। अब देखिए रेंज ऑफ f क्या बनेगी, कौन है, एक 4 है और दूसरा 5 है। अब इसमें रेंज में 6 नहीं आएगा, शर्त भी नहीं है रेंज दूसरे सेट के इक्वल हो। डोमेन पहले सेट के इक्वल होना शर्त है, रेंज का दूसरे सेट के इक्वल होना कंडीशन नहीं है। लिहाजा रेंज क्या होती है, सेट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन द सेकेंड सेट। वो एलिमेंट उठाएं जो असाइन किए गए हैं, मिले हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फंक्शन की जो डेफिनेशन है बिल्कुल अच्छे अंदाज में समझ आ गई होगी। अब बात किसके बारे में होगी, अब बात करते हैं कि फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं। डिफाइन कर लिया, डोमेन भी बता दी, रेंज भी बता दी। अब आ जाते हैं भी फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं। तो फंक्शन को डिनोट करने के लिए स्विस मैथमेटिशियन जिसका नाम था आइलर, उसने कहा भाई अगर y डिपेंड कर रहा हो x पे तो आप इसको यूँ लिखिएगा y इज़ इक्वल टू f ऑफ x, और पढ़ते हैं y इज़ इक्वल टू f ऑफ x, यानी y जो है वो x का फंक्शन है। शर्त ये है y अगर x पे डिपेंड कर रहा है। देखिए अगर यहाँ पे x को हटाकर आप t लगा दें तो आप लिखेंगे y इज़ इक्वल टू
एफ ऑफ टी। यहाँ पे टी ये इंडिपेंडेंट है, वाई डिपेंडेंट है। तो ये स्विस मैथमेटिशियन ने कहा था कि फंक्शन को आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूँ। ये जो x होगा ये हमारे पास है डोमेन। अब देखिए डोमेन हम कैसे यूँ भी कहते हैं डोमेन, जो कुछ आप पुट करते हैं वो डोमेन है, जो कुछ आउटपुट के तौर पर मिलता है उसको रेंज बोलते हैं। इसलिए फंक्शन को कंप्यूटिंग मशीन भी कहते हैं। जिस तरह मैंने आपके सामने क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ 4। अब देखें अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे 1 लिखूँ, मुझे y में क्या मिलेगा 5। मैं यहाँ पे 2 लिखूँ तो y में मुझे कितनी मिलेगा 6। अब पेयर बनाए तो 1 के साथ कौन आया 5, 2 के साथ कौन आया 6। तो ये फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, ये सेकंड कहलाते हैं रेंज। अब यहाँ पे देखें जो कुछ हमने पुट किया 1 और 2 इनको डोमेन कहते हैं, जो जवाब आया उसको रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे डोमेन को इनपुट के तौर पर भी लिया जाता है कि जो कुछ आप पुट करते हैं, आप कोई चीज़ पुट करते हैं वो डोमेन है। फंक्शन उसके ऊपर ऑपरेट करता है, जिस तरह यहाँ पे प्लस किया ये ऑपरेशन है। ऑपरेट करके आंसर के तौर पर हमें कुछ देता है, उसे रेंज या आउटपुट कहते हैं। इसलिए फंक्शन को एक कंप्यूटिंग मशीन के तौर पर भी जाना जाता है। सो बेसिकली हमारे पास अगर आप लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, इस नोटेशन में गौर कीजिएगा, ये जो हमारे पास x है ये हमेशा डोमेन होगा और ये हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। ये जो y है ये हमेशा रेंज को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा x डोमेन है, f ऑफ x ये रेंज को जाहिर करता है, यानी y रेंज को जाहिर करता है। y भी रेंज को, f ऑफ x ये भी रेंज को जाहिर करता है। गलती करते हैं स्टूडेंट, f ऑफ x को डोमेन समझ बैठते हैं, x डोमेन है, f ऑफ x डोमेन नहीं है। मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूँ। f ऑफ x आपके पास है y x प्लस ऑफ 1। अब यहाँ पे x है अगर 1 तो f ऑफ 1 ये आएगा 2, तो डोमेन हुई 1, रेंज है 2, यानी डोमेन है 1 और रेंज है f ऑफ 1। f ऑफ 1 रेंज को जाहिर करता है। डोमेन भी समझ आ गई, फंक्शन का कंसेप्ट समझ आ गया, फंक्शन की डेफिनेशन भी समझ आ गई, डोमेन और रेंज भी समझ आ गया, फंक्शन को 3 तरीके से एक्सप्लेन करना भी समझ आ गया। पहला तरीका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान में रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। दूसरे नंबर पे हम बोलते हैं फंक्शन एक ऐसा रूल है, कोरस्पॉन्डेंस है, जो पहले सेट के हर एलिमेंट को पकड़कर दूसरे सेट के यूनिक एलिमेंट के साथ जोड़ देता है। तीसरे नंबर पे हमने कहा फंक्शन एक कंप्यूटिंग मशीन है, जिसको हम इनपुट के तौर पर कोई चीज़ देते हैं, वो उसके ऊपर ऑपरेट करके हमें आउटपुट के तौर पर कोई चीज़ देता है। दिस इज नोन एज फंक्शन। आखिरी बात टाइप्स ऑफ अ फंक्शन की बात कर लें। फंक्शन की बेसिक 2 टाइप्स हैं। बेसिकली फंक्शन की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 रियल वैल्यूड फंक्शन, नंबर 2 कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। ये 2 जुमले याद रखिएगा। रियल वैल्यूड क्या होता है? द फंक्शन इन विच द वेरिएबल आर रियल नंबर्स, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ x आप लिखते हैं, इसमें x भी रियल हो y भी रियल हो, इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ, x को 1 लूँ, y 6 आता है, y 6 आता है, यानी पहला पॉइंट आएगा 1 6। अगर मैं यहाँ पे x को 2 लिख दूँ तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी भाई 7, यानी आंसर कितना आएगा 2 7। तो अब देखिए डोमेन भी मेरी रियल आ रही है, रेंज भी रियल आ रही है। इस तरह के फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। अगर आपके पास आंसर कॉम्प्लेक्स आ जाए, मतलब आयोटे वाला आंसर आ जाए, इस तरह के फंक्शन को कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। अब देखिए आंसर का कॉम्प्लेक्स आने के 2 ऑप्शन होते हैं।
एक ये कि आप यहाँ पे डोमेन में अयोटे वाली रकमें लें तो साफ ज़ाहिर है वाई भी अयोटे वाली रकमें आएंगी। दूसरा ऑप्शन क्या है, देखिए अगर यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट होता तो इस केस में अगर मैं x की जगह पे 5 से छोटे नंबर यानी -6, -7, -8 ये वाले नंबर पुट करूं, ये कम्प्लेक्स बन जाएगा। आपकी यकीन दहानी के लिए x की जगह पे अगर -7 लिखें, यह आएगा -7 + 7 यानी -2 की स्क्वायर रूट। अब अगर स्क्वायर रूट के अंदर वाला नेगेटिव हो, उस मनफी को हटाकर हम लगाते हैं अयोटा, जिसके साथ अयोटा आ जाए उसे कम्प्लेक्स कहते हैं। लिहाजा अब ये जो फंक्शन हमारे पास है ये हमारा फंक्शन कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन बन जाएगा। आखिरी बार बता रहा हूँ, फिर इसको ध्यान से देख लें। मेरे पास फंक्शन है x + 2। अब अगर मैं यहाँ पे 2 से छोटे नंबर यानी 0 से छोटे नंबर फॉर एग्जाम्पल -1, -2, -3, -4, अब यहाँ पे अगर आप -5 लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, -5 + 2 स्क्वायर रूट में आ जाएगा -3। अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर मनफी हो जाए तो फिर इसको कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। डोमेन आपके पास रियल है लेकिन रेंज में क्या रहा है, √3, मनफी को हटाकर लगाते हैं अयोटा, रेंज चली जाती है कम्प्लेक्स में। ये जो फंक्शन है इसको बोलते हैं कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। तो हमारे पास लास्ट टॉपिक क्या था, रियल वैल्यूड एंड कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड जिसमें वेरिएबल x और y दोनों रियल हों। कम्प्लेक्स वैल्यूड ऐसे होते हैं जिनमें x या y या दोनों आपके पास कम्प्लेक्स बन जाएं, कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन कहलाते हैं। याद रख लें FSC पार्ट 2 मैथमेटिक्स के अंदर कुल 7 चैप्टर हैं। टोटल 7 चैप्टर में हम रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करेंगे, कभी भी कम्प्लेक्स वैल्यूड की बात नहीं करेंगे। लिहाजा जब भी आपके सामने बात हो फंक्शन, लफ्ज़ फंक्शन बोला जाए, आप समझ जाइएगा कि हम रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं। कोई बताए या ना बताए, आपको पता होना चाहिए कि इसमें x भी रियल है और इसमें y भी रियल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी फंक्शन लिखता हूँ तो आपसे कोई पूछे भी इसकी डोमेन क्या है, तो आप बोलेंगे भी इसकी डोमेन यानी x यानी रियल नंबर है। कोई पूछे इसकी रेंज x + 4, रेंज को जाहिर करता है, रेंज क्या है, तो आप बोलेंगे भी वो भी रियल नंबर है। बताया तो किसी ने नहीं, लेकिन हम सेकेंड ईयर के अंदर सिर्फ रियल नंबर, रियल फंक्शन को डिस्कस करते हैं, बाकी किसी को भी डिस्कस नहीं करते। यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेक्चर फंक्शन के बारे में कंप्लीट हुआ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस फंक्शन की डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन हों तो उसकी डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।